आज जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, फर्स्ट पार्ट जो ऐसे डिस्कशन का था वो हम लोगों ने किया हुआ था। पर्पस हमने कहा गूगल मीट का बहुत सिंपल है कि हम लोग थोड़ा सा एक ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें जहाँ पर हमारा थॉट प्रोसेस धीरे धीरे इवॉल्व हो। क्योंकि कंटेंट की लड़ाई तो मान लीजिए मोर और लेस हर कोई सफिशिएंट मैटर है, बाज़ार में देर सवेर सबको मिल जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि आप एक सर्टेन जो है अप्रोच डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एक सर्टेन राइटिंग स्टाइल डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो आज उसी पार्ट में हम लोग आगे देखते हैं। हमने आपको कल जब बात किया था लास्ट क्लास में कि जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही होता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, यानी आप कितने डायमेंशन को टच करते हैं। वहाँ पर जीएस जैसा क्वेश्चन नहीं होता है कि आपको टू द पॉइंट और जो क्वेश्चन की डिमांड है वहीं के इर्द गिर्द आपको रहना है। निबंध जब किसी विषय से जुड़ा हुआ पूछा जाता है तो ये ज़रूर देखा जाता है कि आपके आयाम कितने हैं, आपके डायमेंशन, आपकी पेरिफरी कितनी ज़्यादा ब्रॉड है, आप कितनी चीज़ों को टच कर रहे हैं। तो एक तो हमने कहा कि थॉट प्रोसेस आपके पास अच्छा होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है, ये निबंध है, ये आर्टिस्टिक जो है यहाँ पर राइटिंग स्टाइल की डिमांड करता है। और आर्टिस्टिक जब हम कहते हैं कि थोड़ा अलंकारिक या जो है साहित्यिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लिटरेचर में लिखते हैं लैंग्वेज वही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट आप में से होंगे जिनके पास लैंग्वेज पे बहुत कमांड नहीं होगा, जो बहुत बनावटी भाषा नहीं लिख पाते हैं। कुछ लोग तो बहुत सजा सजा के लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सजा सजा के लिखेगा उसी को मार्क्स आएंगे, लेकिन आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में एनालिटिकल लैंग्वेज है या नहीं। आप सुपरफिशियल चीज़ें लिख कर आ रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स, हमें ऐसे जो है तरीके ईजाद करने होंगे जिससे कि हमारा जो आंसर है उसका जो ग्रेस है वो वहाँ पर बढ़े। तो हमने लास्ट डिस्कशन में ये बात किया हुआ था कि आपको धीरे धीरे विजुलाइज करना होगा कि किन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के क्या कोटेशन है, क्या ओपिनियन है, वो अपने आंसर में आपको लेकर आना है। कोई फिलोसफिकल कोट वगैरह अपने आंसर में लेकर आना है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना है। फिर हमने ये भी बात किया हुआ था कि जब आप आंसर लिखते हैं तो इंट्रो बहुत क्रूशियल होता है। थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इंट्रो जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना हो। थोड़ा सा डायलेक्ट्स क्रिएट कीजिए, थोड़ा डिबेट क्रिएट कीजिए, थोड़ा वहाँ पर जो है स्टोरी राइटिंग अगर आ सके, पोइट्री आ सके, तो जो भी जिसका अपना एक जोन हो वो जोन लेकर वहाँ पर आए। फिर हमने ये भी बात किया था कि कंक्लूज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। और कंक्लूज़न में हमने बात किया हुआ था कि थोड़ा वहाँ पर सजेस्टिव मोड आपको अपना रखना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है, फ्यूचरिस्टिक जो है आपका वहाँ पर होना चाहिए। अब आज इसी जो है स्टेप में दूसरा स्टेप जो हम लोगों को देखना है कि कुछ आज हम लोग ऐसे पिक करते हैं और उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे अगर आंसर राइटिंग करना हो तो वो आंसर राइटिंग किस तरीके से, मतलब ऐसे राइटिंग करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं आपको जो ऐसे है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सेक्शन ए एक बार पहले देखते हैं। तो निबंध आया हुआ था चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। दूसरा निबंध आया था महानगर में वृद्ध की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और तीसरा भारत के लिए G20 के नेतृत्व के नेतार्थ, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। तो यहाँ पर हर तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे अगर लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ रहा है तो वहाँ पर पहली चीज़ तो यही है कि वो लोग ही सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन लोगों का कहीं ना कहीं जो है इस पर कमांड हो। कि एक तो शब्द पहले पकड़ना होता है। पहला वर्ड क्या है, चरित्र निर्माण, और दूसरा वर्ड है साहित्य, और तीसरा है भूमिका। यहाँ पे उसके रोल को पूछा गया है। तो पहला जब शब्द हमने पकड़ा चरित्र निर्माण, तो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है। आप जब भी अच्छा निबंध लिखते हैं तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में शब्दों पे पहले हमारा पकड़ होता है। तो चरित्र निर्माण जैसे शब्द हमारे दिमाग में आया तो अब हमारे दिमाग में कई चीज़ें गूंजनी चाहिए। तो एक तो पहला चीज़ है कि भाई चरित्र निर्माण का मतलब, कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। और जब हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है,
कैरेक्टर बिल्डिंग से किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग किस प्रकार होता है, मतलब एक पूरा का पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग इस वर्ड को लेकर होना चाहिए। पूरा निबंध अभी नहीं सोचना है, पहले अभी केवल चरित्र निर्माण के बारे में सोचना है। अब जैसे कैरेक्टर की बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर वहाँ पर क्या है कि कुछ आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ हों, आपके जो है कुछ सिविलाइज्ड जो है मैनर आपके पास हो, सभ्य तरीके व्यवहार आचरण हो, शालीन तरीके हों। तो चरित्र जो है वह मूल्य को बताता है, आदर्श को बताता है। तो जब हम इस वर्ड को यहाँ पर हमने देखा तो हमें दिमाग में आया कि अच्छा, कि कैरेक्टर जो है वह एक इंसान की शख्सियत को बताता है। कहते हैं ना कि एक शख्स है, एक शख्सियत है। तो यहाँ पर जो है कि ये ओवरऑल आपके ट्रेड्स को बताता है, एक व्यक्ति के गुण को बताता है, उसके मूल्यों को बताता है। तो जब हमने चरित्र को देखा तो फिर हमने कहा कि भाई चरित्र जो है वह व्यक्ति में कैसे विकसित होता है, ये मूल्य कैसे आते हैं व्यक्ति में, ये आदर्श कैसे आते हैं व्यक्ति में। तो हमने कहा कि बहुत से अलग अलग सोर्स होते हैं जिनसे हमारा चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण परिवार में हो जाता है, चरित्र का निर्माण विद्यालयों में हो जाता है, चरित्र का निर्माण धार्मिक ग्रंथों से हो जाता है, चरित्र का निर्माण जो है संविधान अगर कोई अगर पालन सही तरीके से करे वहाँ से, मतलब नैतिकता के तमाम जो स्रोत हैं वो सब चरित्र निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो कई अलग अलग तरीके के सोर्स से यहाँ पर होता है। तो जब चरित्र निर्माण हमने एक शब्द लिया चरित्र, और चरित्र निर्माण में हम अलग अलग सोर्सेस को यहाँ पर हमने देखा। फिर अब अगला हमारे दिमाग में आया कि भाई चरित्र निर्माण अगर हो रहा है तो इसके क्या इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं, मतलब चरित्र निर्माण क्यों ज़रूरी है। क्योंकि चरित्र निर्माण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जो जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज हो, जहाँ ऑर्डर हो, जहाँ व्यवस्था हो, बैलेंस हो, जहाँ पर जो ह्यूमन जो सेंटिमेंट्स हैं, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, यानी कि जो कलेक्टिविज़्म की कंसेप्ट है, समूहवाद है, समुदायवाद है, यह भावना हम लोगों के अंदर वहाँ पर हो। तो हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज, एक बेहतर राज्य, एक बेहतर जो है आर्थिक व्यवस्था, हर एक बेहतर सांस्कृतिक व्यवस्था हम अगर चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर चरित्रवान लोगों की ज़रूरत होती है। खासकर एक ऐसे दौर में जहाँ पर हमारे समाज के सामने, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति व्यवस्था के सामने अलग अलग तरीके की चुनौतियाँ, विकृतियाँ, विसंगतियाँ वहाँ पर आती हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो है बेहतर चरित्र निर्माण हो। तो अगर हम आज के दौर में देखें तो बहुत से लोग आत्म केंद्रित हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रित हो रहे हैं। आज जो है बहुत से लोग जो है वह अपने जीवन में आपराधिक कृत्यों में लगे हुए हैं। दूसरों के प्रति जो एक झुकाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं देखी जा रही है। फेक न्यूज़, हेट स्पीच, इन सब का बहुतायत में बढ़ रहा है। तो एक ऐसे दौर में चरित्र निर्माण और ज़रूरी हो जाता है। ये तो मैंने ब्रीफ में बता रहा हूँ। अब मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि सोचना किस एंगल से है, कि तुरंत का तुरंत एक शब्द लिखा, गोला बनाया, सर्किल बनाया और तुरंत चारों तरफ जो है उसको ऐसे पॉइंट्स जो है जितने हमारे दिमाग में उस शब्द से जुड़े पॉइंट आ रहे हैं पहले वो रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी का भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। पहले जब ये वर्ड आते, हो सकता है बहुत से आपके अच्छे वर्ड आप एग्जाम हाल से बाहर निकलेंगे तब आपको आएंगे, लेकिन पहला काम तो यही है कि तुरंत हमने शब्दों का जाल वहाँ पर बिछा लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया। अब दूसरा शब्द है लिटरेचर। जब हम लिटरेचर की बात करें फिर वही सवाल यहाँ पे घूमने चाहिए, लिटरेचर क्या है यहाँ पर। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति है एक तरीके से, साहित्य रस की अभिव्यक्ति है, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है साहित्य को लेकर, साहित्य समाज का दर्पण है किसी ने बोला है। साहित्य जो है वह बदलते हुए समाज या भविष्य के समाज का आधार रखता है, अतीत का मूल्यांकन करता है। तो पहला तो सवाल दिमाग में आ गया साहित्य की में, साहित्य क्या है। अब साहित्य जो है वह कितने प्रकार का होता है। साहित्य का तो अगर हम तरीका देखें तो साहित्य जो है हम उपन्यास के रूप में देखते हैं, हम कविताओं के रूप में देखते हैं। क्या जो धार्मिक ग्रंथ हैं क्या वह साहित्य की परिभाषा में नहीं, क्योंकि अगर हम इस शब्द को अच्छे से नहीं जान रहे हैं तब तो हम पूरा कंप्रिहेंसिवली ये आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। क्या जो महाकाव्य, खंड काव्य है, क्या रामचरितमानस भी साहित्य की भूमिका में है, क्या रामायण भी साहित्य की भूमिका में है, क्या महाभारत गीता वह साहित्य की भूमिका में है, क्या यहाँ पर कुरान से लेकर तमाम जो चीज़ें रही हैं या बाइबल से लेकर तमाम चीज़ें रही हैं, तो इन सब को भी हम लिटरेचर के वर्क में वहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले तो साहित्य की परिधि हमने वहाँ पर बनाया। फिर तीसरा
कि भाई साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य का क्या प्रभाव है, वो भी अपने दिमाग में रखा। हमने कहा भाई साहित्य क्या है, वह चूंकि मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को स्पर्श करती है तो इसका अवचेतन मन पर बड़ा असर पड़ता है। यह हमारे विचारों को बनाती है, यह हमारी भावनाओं को आकार देती है, परिष्कृत करती है। साहित्य जो है वह कई तरीके के अनुभव जो है वह हमारे अंदर यहाँ पर उत्पन्न करती है। साहित्य में जो है मनोरंजन भी होता है, साहित्य में जो है वह भावुकता भी होती है, उत्तेजना भी होता है, आवेश भी होता है, समस्या भी होता है, समाधान भी होता है। अब ऐसे जब आप सोचते हैं तो ये बहुत से चीज़, बहुत से शब्द वहाँ पर आ जाते हैं। अब कोई भी शब्द जो अमूर्त किस्म का होता है उसे मूर्त बनाना जरूरी होता है। तो जैसे ही साहित्य आपने सुना, शब्द सुना, तो अब साहित्य के विभिन्न उदाहरण भी आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत आ जाएं। तो आपने एक लिस्ट, सबका अपना अपना फेवरेट लिस्ट होगा साहित्य के बारे में, कुछ कुछ तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। किसी ने गोदान पढ़ा होगा, किसी ने शेखर जीवनी पढ़ा होगा, किसी ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, किसी ने कुछ पढ़ा होगा। तो एक लिस्ट बना लिए कि जब हमें आंसर लिखना है तो ये सब कोट करते हुए चलना है। अब हमारे पास दो शब्द चरित्र निर्माण और साहित्य, ये दो अलग अलग यहाँ पर हैं। अब प्रश्न जो निबंध का मांग है वो है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। अब इन्हीं जो ये बिखरे हुए विचार हमारे हैं, अब इनको सिंक्रोनाइज करने का समय आ गया। तब हम वहाँ पर एक एक करके चीज़ों को देखते हैं कि साहित्य जो है वह चरित्र निर्माण किस तरीके से करता है। तो हमने पहले तो वहाँ पर बताया कि भाई साहित्य क्या, साहित्य में ताकत है, साहित्य क्यों जो है वह हमें जो है प्रभावित कर सकता है, और साहित्य जो है वह हमारे चरित्र से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हर एक एग्जाम्पल वहाँ पर आता जाएगा कि अगर हमारे अंदर मानवीय मूल्य आए हैं तो साहित्य की वजह से, राजनीतिक मूल्य आए हैं तो साहित्य की वजह से, अगर हमारे अंदर वैश्विक बंधुत्व का मूल्य आया है तो साहित्य की वजह से। हर एक चीज़ के अपने अपने जो है वहाँ पर जो है उदाहरण है। जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं तो उन्होंने कितना ज़्यादा हमारा जो है चरित्र निर्माण करने में बड़ा भूमिका उनके साहित्य ने, उनके लिटरेचर ने वहाँ पर निभाया। तो जब आप इस तरीके से आते हैं, अब उसमें जो है बीच बीच में जो एग्जाम्पल आपको वहाँ पर दिमाग में आते हैं वो आपने वहाँ पर दिया। कि जब रैदास का उदाहरण देते हैं कि मन गंगा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, आप कहीं वहाँ पर लेकर आते हैं। कहीं पर आप जो है चरितमानस लेकर आते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस तरीके के कोटेशन जो हैं, इस तरीके की चीज़ों को लेकर कैसे ये चरित्र निर्माण करते हैं। तो एक जब इनको कनेक्ट करते हैं तब उस तरीके से एक सेंस बनना स्टार्ट होता है। तो अभी मैं केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर आंसर बता नहीं रहा हूँ। ये आंसर नहीं है, ये तो बिखरा हुआ आंसर है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना है हमने उस पर बात करना शुरू किया है। अब एक और जो है निबंध उसमें था कि G20 के जो है भारत के लिए निहितार्थ, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप में से मैक्सिमम लोगों का कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन का इसलिए है क्योंकि एक तो इंटरेस्ट बहुत लोगों का होता है आईआर में, और दूसरा इससे रिलेटेड कंटेंट चूँकि जीएस में पढ़े हुए रहते हैं तो अमूमन लोग इस टॉपिक को चुनने का काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व इतिहास में अंतर है। कई बार लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय पिक करते हैं और विश्व इतिहास लिख के वहाँ पर आ जाते हैं, कहानियाँ लिख के आ जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। यहीं पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि हर विषय, हमने कहा हर विषय का दर्शन है, फिलॉसफी है। तो उस फिलॉसफी को पहले समझना होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की फिलॉसफी पहले समझिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या है कि भाई राष्ट्र राज्यों के बीच किस तरीके के संबंध वहाँ पर हैं। अब ये जो संबंध होते हैं राष्ट्रों के बीच में, यह किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो पहला तो संबंध सहयोगपूर्ण हो सकता है, पहला। दूसरा संबंध जो है संघर्षपूर्ण हो सकता है, और तीसरा तटस्थ भी हो सकता है, कुछ लोगों का किसी से कोई मतलब ना हो। अगर हम सहयोग की बात करें यानी आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए। तो कल्पना क्या लोगों ने किया है कि एक विश्व की सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा संचालित विश्व यहाँ पर हो, राज्यों के मध्य शांति और सहयोग हो, परस्पर व्यापार हो, सामाजिक संपर्क वहाँ पर अधिक से अधिक बढ़े, किसी प्रकार की कोई बाधा यहाँ पर न हो।
इस तरीके से। तो पहले हमें उस फिलॉसफी को समझना होगा कि एक आदर्शवादी फिलॉसफी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, जो ये कह रही है कि दुनिया होनी कैसी चाहिए, बिल्कुल सुकून वाली, जहाँ युद्ध का इतिहास न हो, जहाँ पर वार्ता के माध्यम से समस्याओं का, विवादों का समाधान हो, जहाँ पर सामूहिक तौर तरीके विकसित वहाँ पर किए जाए, और जहाँ पर कोई भी आक्रामक अराजक देश के खिलाफ हर देश एकजुट वहाँ पर हो। तो ये लोग तो एक परंपरा यहाँ पर ये कहती है। दूसरी परंपरा ये कहती है कि भाई संघर्ष ही शाश्वत सत्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, जो हम यथार्थवादी चिंतन के रूप में उसको देखते हैं। उनका कहना है कि हर राष्ट्र के हित अलग अलग हैं, हित कभी साझे नहीं हो सकते हैं। भारत का हित जो होगा वह अन्य देशों की विरोधी हित में होगा। भारत हमेशा दूसरे देश से ताकतवर होने की कोशिश करेगा और दूसरा देश भारत से ताकतवर होने की कोशिश करेगा। तो दुनिया प्रतिस्पर्धी है, हर देश जो है एक दूसरे से रेस में लगा हुआ है, हर देश स्वार्थी है। इसलिए जब अपने स्वार्थ को पाने का वह प्रयास करता है, अगर कूटनीतिक तरीकों से प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह उसके लिए शक्ति अर्जित करने का काम करता है। और शक्ति अर्जित करने का मतलब क्या है? शक्ति केवल सैन्य शक्ति नहीं होती है, कई बार आर्थिक शक्ति के माध्यम से आप दूसरों को, वैचारिक शक्ति के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में इंटेंशन यही रहता है कि हमें, चाहे वह सैन्य शक्ति हो, वैचारिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, हमें दूसरे प्रतिस्पर्धी को कमज़ोर करना है और अपने हितों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना है। तो यानी आदर्शवादी जो परंपरा है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करेगा, और यथार्थवादी परंपरा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात करेगा। तो जब भी कोई विषय हमें मिलता है तो पहले तो ये दो दृष्टिकोण यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या राष्ट्र के हित महत्वपूर्ण है या विश्व के हित महत्वपूर्ण है, और उन्हीं पर्सपेक्टिव में आपको कोई भी जो है वो आपको लेकर चलना है। अब जो हमने कहा सत्य है वो इन दोनों के मध्य में है। सत्य मध्य में ये है कि प्रत्येक देश के लिए अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हर देश का जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है? दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्र की सुरक्षा। आप जो है अगर चाहे जितने आदर्शवादी हो जाइए, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप समझौता कर रहे हैं, नेहरू जी की विदेश नीति की आलोचना हुई, हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि हम अपनी विदेश नीति को बहुत उदार, बहुत कमज़ोर वहाँ पर मानते हैं। तो अगर आपकी विदेश नीति उदार है, बहुत ज़्यादा सहिष्णु है, तो कई बार वह आलोचना की शिकार तब बनेगी अगर आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा उससे प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहला देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, इसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा राष्ट्रीय हित होता है आर्थिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास पूरे नागरिक के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत यहाँ पर होती है। और तीसरा पहचान। हर एक राष्ट्र ये चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी एक आइडेंटिटी बिल्ड वहाँ पर हो, उसे एक ग्लोबल रिकग्निशन वहाँ पर मिले, उसे एक पावर के रूप में लोग रिकग्नाइज करें और उसको महत्व दें। तो सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी, ये तीन कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जो हर कंट्री अचीव करने की कोशिश करती है। अब दूसरा यहाँ पर मुद्दा क्या है कि एक तो हर राष्ट्र ये राष्ट्रीय हितों को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि आपकी बेहतर विदेश नीति तब होगी जब आप यहाँ पर वैश्विक हितों की भी बात करते हैं। यानी आपकी विदेश नीति तब बेहतर होगी जब आप युद्ध नहीं, वार्ता को महत्व देते हैं, जब आप यहाँ पर कूटनीति, आप वहाँ पर जो है उसको महत्व देते हैं, जब आप वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करते हैं, जब आप वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संचार, वाणिज्य, इन सब को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इनका जो मिला जुला रूप होता है वही एक देश जो है वहाँ पर लेकर आता है। अब ये हमने आपको एक फिलॉसफी बताई, अभी देखिएगा कैसे ये आपके निबंध में वहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर समझिए, जब भी हम किसी देश के हित की बात करते हैं, यानी अगर किसी भी राष्ट्र की नीतियों की और हितों का विश्लेषण करना होता है, तो कुछ कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो जियो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट होता है, भूसामरिक। जियो स्ट्रेटजिक का मतलब है कि मतलब आप अगर हित की बात करें, आप नीति की बात करें, तो हमें ये देखना होता है कि हर कंट्री का अपना जो है एक स्पेशल जो है वो लोकेशन होता है,
और वह उसका जो सामरिक अवस्थिति होता है, स्ट्रेटजिक लोकेशन होता है, वो कहीं न कहीं जो है उसके इम्पोर्टेंस को, उसकी पॉलिसी को डिफाइन करता हुआ दिखाई देता है। तो पहले हम कभी भी अगर आंसर लिखने की कोशिश करें, स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है पहले वहाँ पर देखें। जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, यानी ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी आपकी जब अलाइंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया का जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या आपको लगता है? एक तो इंडियन ओशन यहाँ से होकर गुजर रही है। इंडियन ओशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर इंटरनेशनल जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यस्त जहाँ मतलब मार्ग है, ट्रेड रूट है, वो यहाँ पर आपका पड़ता है। दूसरा, जो इंडिया का जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है कि वह साउथ एशिया का सेंटर है, इंडियन ओशन का सेंटर है। एक तरफ गल्फ ऑफ जो है यहाँ पर बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ यहाँ पर जो है आपका अरबियन सी है। तो ये बिल्कुल सेंटर में वहाँ पर पड़ता है। तो एक लोकेशन, जैसे आप वेस्ट एशिया को देखेंगे, जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है? तीन जो कॉन्टिनेंट है उनका जंक्शन है वो। वहाँ से जो स्वेज कैनाल है और बाबल मंदेब स्ट्रेट है, यानी जो मोस्ट बिजिएस्ट ट्रेड रूट है वो वहाँ से गुजर रहा है। वह एनर्जी रूट भी वहीं से गुजर रहा है क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो एक जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हर एक चीज़ का होता है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो भी हम जियो स्ट्रेटजिक रूप में उसको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जो इंडिया का कोई पॉलिसी हम बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन में पॉलिसी, तो हमेशा हमको ये देखना है कि इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी बनाए जो उसके जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को जो है अचीव कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहला भू सामरिक हम तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि क्या आप जियो स्ट्रेटजिक इक्वेशन उससे क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या होता है? जियो इकोनॉमिक। आज की दुनिया जियो इकोनॉमिक हो चुकी है, यानी कि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे फुलफिल हो रहे हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक में आप क्या देखते हैं? आप ट्रेड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आप जो है वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ जो है लेबर का हो रहा है, लोगों का आना जाना वहाँ पर हो रहा है। तो ये दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको हम जियो इकोनॉमिक के रूप में देखते हैं। तीसरा बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो है सिक्योरिटी। हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका हमारी सिक्योरिटी पर कैसे असर पड़ता है, या दूसरा कंट्री जो है उसकी सिक्योरिटी उससे कैसे प्रभावित हो रही है। तो पहला भू सामरिक, दूसरा भू अर्थ, और तीसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। चौथा, आज के समय में जो वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसका एक बड़ा कंपोनेंट हो गया है क्लाइमेट। यानी कि आप जो है जो भी पॉलिसी बना रहे हैं वो क्लाइमेट में, और क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपका एनर्जी का सोर्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉसिल एनर्जी है, आप उसको वहाँ पर देखते हैं। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उसको लेकर क्या सहयोग वहाँ पर हो रहा है, या जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, जो चीज़ें दुनिया में जिनको कंजर्व करना है उस बारे में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट में वहाँ पर आती है। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ये एक अलग कंपोनेंट यहाँ पर है। और पांचवा जो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है दुनिया चूंकि हो गई है, तो ये भी एक बड़ा कंपोनेंट हो चुका है आपके पॉलिसीज़ को, आपके इंटरेस्ट को डिफाइन करने का। अब इन्हीं चीज़ों को, जो चार पांच चीज़ें हमने बताई है, थोड़ा इसी आधार पर हम इस ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। जो एस के लिए G20 के नेतृत्व के नेता, क्योंकि पिछली बार आया था जब पिछली बार इंडिया जो है G20 को लीड कर रहा था, तो अब यहाँ पर इसके नेतार्थ यहाँ पर सिंपल पूछा है। तो किस रूप में हमें इस चीज़ को देखना है? पहले हमको ये वही देखना है कि एक तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, और दूसरा हमने कहा कि जो हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन वहाँ पर चाहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से। तो एक तो हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो इंट्रो अगर लिखना है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कोर वैल्यूज़ वहाँ पर हमको प्रेजेंट कर देना है। मतलब किसी भी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक हितों के सामंजस्य को स्थापित करने पर बल देती है। तो भारत की विदेश नीति भी इस तरीके से है। अब G20 के नेतृत्व के नेतार्थ यहाँ पर अगर पूछा है तो किस किस तरीके से, हमने कहा जियो स्ट्रेटजिक वहाँ पर लीजिए कि क्या जियो स्ट्रेटजिक जो है इंपॉर्टेंस इसका कुछ है, बिल्कुल है। G20 फोरम किसका है? G20 फोरम है डेवलप्ड एंड डेवलप। G20 जो है वहाँ पर, तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों का जो है यहाँ पर पोल है। तो एक तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप एक साथ नॉर्थ के कंट्री और एक साथ आप जो है साउथ के कंट्री को, यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग, नॉर्थ साउथ डिवाइड को कम करने का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं।
यानी ये आपको एक तो ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा अगर यहाँ पर देखें, तो अगर हम ये देखें जियो इकोनॉमिक तरीके से, तो ये जो G20 है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकॉनमी, मतलब 80% तो इकॉनमी इसी में है, G20 में ही। डेवलप्ड कंट्री G7 वाले कंट्री भी हैं, और डेवलपिंग में भी मोस्ट जो इमर्जिंग इकॉनमी है वो इसमें मेंबर है। हर कोई तो है नहीं, तो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पर है। दूसरा कि अगर जियो इकोनॉमिक तरीके से हम देखें, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया, लीड किया, तो इंडिया को पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला, यानी कल को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ये सबसे बड़ा फोरम यहाँ पर बना। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, तो G20 एक पॉलिसी मेकर और पीस मेकर फोरम के रूप में आ सकती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ ट्रेड वॉर चल रहा है, आज की दुनिया में जहाँ युद्ध चल रहा है, उस दुनिया में एक सलूशन कहाँ पे, अगर याद होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो G20 के फोरम पर ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सदी युद्ध की नहीं सहयोग की है। तो हम एक एंगल, यानी G20 ने इंडिया को एज अ पीस मेकर के रूप में दुनिया के जो है सामने वहाँ पर रखा। ये जो कंपोनेंट है, जब इनको आप लेंगे, फिर आप देखेंगे एनर्जी इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो G20 ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के मुद्दों पर भी G20 ने काम वहाँ पर किया। तो जब आप इस तरीके से यहाँ पर बाइफरगेट करते हैं, तो आपके पास डायमेंशन मिलते हैं, आयाम मिलते हैं चीज़ों को देखने और समझने का। तो इसी तरीके के जो भी टॉपिक आ रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स पर जो है आपको अपना जो है अप्रोच डेवलप करना है। अब एक जो निबंध और यहाँ पर जो था इस साल का, थोड़ा उसको एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा निबंध ये आप लोगों के लिए है, महानगरों में वृद्धों की समस्या। अब आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, और यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों की बात सुनूंगा, मतलब कुछ कुछ चुनिंदा लोगों की सुनूंगा जो बोलने के इच्छुक होंगे, लेकिन सब लोग इसको सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। महानगरों में वृद्धों की समस्या, अगर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना हो कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट कीजिए इसको। यस सर। हाँ बताओ। महानगरों में वृद्धों की समस्या सबसे ज्यादा ये सर है कि वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत कम हो चुका है इस टाइम पे। हम्म। जो नए क्षेत्र में बसने की समस्या आ रहे हैं, नए घर बनने, मकान या बनने की कोई समस्या आ रहा है, तो हम्म। वहाँ पे जनसंख्या के लेके बहुत इशू हो रहा है। अब दूसरी ये बात है सर, जनसंख्या के लेके, दूसरा वहाँ पर्यावरण के लेके बहुत समस्या आ रही है। वहाँ पे स्वच्छ वायु के लिए पेड़ अब पौधे रुको बहुत रुको कम जन। रुको, अब यही बता रहे हैं जो लोग, देखिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, पहले से दिए हुए हैं, आप में से बहुत से लोग, हमने कहा कि ग्रुप में ऐसे हैं जो सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं, तो वो उनके पास तो तमाम तरीके के इस मुद्दे पर पॉइंट होंगे। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर हैं। तो आप लोगों की पहली प्रॉब्लम ये होती है निबंध लिखने के दौरान कि आप बहुत जल्दी जल्दी जो है सोचने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर्ड होकर नहीं सोचने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने फिर अभी अभी बताया कि आपके पास एक शब्द है महानगर, दूसरा शब्द है वृद्ध, और तीसरा शब्द है समस्या। तो पहले मेट्रोपॉलिटन, आपके माइंड में मेट्रोपॉलिटन का एक पिक्चर होना चाहिए, जितने टर्म्स हैं वो आपके उसके इर्द गिर्द घूमने चाहिए। ओल्ड एज, तो ओल्ड एज एक फेज़ है ना, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए, और तब आप इसको जब क्लब करते हैं तब वहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो गोपाल के आंसर से तो ये लग रहा है कि इन्होंने बस सीधे आंसर लिखना शुरू कर दिया, और इसी वजह से उसमें इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा है। तो अब दूसरा, वान्या आप बताओ। सर मैंने भी ऐसे ही पॉइंट्स लिखे थे, मतलब साइकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या हम्म। है और हेल्थ कंसर्न्स क्या है। हम्म। तो सर जैसे साइकोलॉजिकल कंसर्न्स देखें तो हम्म। आइसोलेशन होता है, क्योंकि सोशल एंगेजमेंट की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। हम्म। लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड होती है, हम्म। और ज्यादातर लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ पे सबको अपने से मतलब होता है, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। तो हम्म। लैक ऑफ कंपेनियनशिप, सपोर्ट और सोशल लाइफ नहीं होती है, और हम्म। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी
दूर रहते हैं, अपने जॉब्स में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं, उनमें उनको दिक्कत होती है, जो ओल्ड एज के लोग हैं उसके साथ वो कीप अप नहीं कर पाते। फिर अगर हेल्थ की बात करें तो पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक होता है, तो नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इससे ओल्ड एज वालों को दिक्कत होती है। प्लस उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, क्योंकि क्राइम्स बहुत रहते हैं बड़े शहरों में। और सर वो अपने बच्चों के थ्रू मतलब अब्यूज भी उनको टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल मॉरल वैल्यूज का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सर बस ठीक इतना है। ही लिखा था। नहीं, अच्छा, इतना बहुत ज़्यादा लिख दिया और क्या। तो यहाँ पर जो है लेकिन फिर भी जो है अब एक मतलब इनवानिया ने जो बताया, आपने देखा कि कई पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरीके से आप अगर सोचते हैं तो कुछ पॉइंट्स आ पाते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने जो बताया कि आपको करना अभी ये एक आध हफ्ते का प्रैक्टिस है, इसके बाद आप जो है बहुत मतलब इजीली आपके साथ होना स्टार्ट होगा। जैसे हमने कहा मेट्रोपॉलिटन, आपने एक वर्ड वहाँ पर लिया, तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है? ओवर क्राउडेड है, अर्बन एरिया है, अर्बनाइजेशन जो जहाँ पे हुआ है। अब अर्बनाइजेशन के क्या सर फीचर्स क्या हैं? मैं अपने पॉइंट रख सकता हूँ? क्या? हाँ हाँ, बताइए। थैंक यू सर। और सर बेसिकली अगर हम महानगर की समस्या की बात करें तो सर महानगर में जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, जिसके कारण सर जो वहाँ के वृद्ध होते हैं उनका सोशलाइजेशन उस तरह से नहीं हो पाते हैं ग्रामीण जीवन की तरह से, जिसमें उनके एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्या आ पाती है। और उनके सर जो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जो शहरों का जीवन है बहुत ही फास्ट होते हैं, वहाँ समय की बहुत महत्व होती है, तो उनको एक असुरक्षा की भावना भी रहती है उनके खुद के ही परिवार में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या सर स्वास्थ्य की है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर पॉल्यूशन है, जिसमें एयर पॉल्यूशन है, ध्वनि पॉल्यूशन है, एक समस्या वो है सर। फिर अगर हम बात करें सर कि अगर जो एक तो क्राउड आपने बोला भी सर कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। फिर सर अगर कोई वृद्धाश्रम में चल भी जाते हैं किसी भी तरह के, तो जो इस तरह के वृद्धाश्रम है, वहीं पर सर कई सारे वृद्धाश्रम भी है जो उनकी टेक केयर करते हैं, वहां भी फंड की समस्या है, तो लॉट्स ऑफ समस्या है सर। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा आपने भी बताया। तो जो यहाँ पर हमने कहा कि आपका एक वे ऑफ थिंकिंग क्या है, तो आप एक तरफ आपने मेट्रोपॉलिटन जो है अपने दिमाग में लाया, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन जो है आपने पढ़ा है अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अर्बनाइजेशन के कितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक जगह पर आपके आइडेंटिफाई हो जाए पहले। तो आपका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या है? ओल्ड एज अलग अलग तरीके की चीज़ें। पहली चीज़ फिजिकली अगर देखा जाए तो आदमी जो है ओल्ड एज में धीरे धीरे फिजिकल मतलब प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वहाँ पर आते हैं। वो एक्टिव नहीं रह जाता है, काफ़ी हद तक वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वो फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी वो होता जाता है। तो ये भी एक देखा जाता है। ओल्ड एज का मतलब क्या है? ओल्ड एज केवल एक निगेटिव टर्म नहीं है। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के आंसर राइटिंग में हमने कहा कि बहुत ज़्यादा जब ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तो आपका निबंध बड़ा हल्का सैलो किस्म का होगा। ओल्ड एज जो है, कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड एज जो है वह रिच ऑफ एक्सपीरियंस है। वहाँ मतलब बहुत से उनके पास एक्सपीरियंस हैं और वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक ये भी पहलू है। दूसरा ये भी पहलू है कि जो ओल्ड एज में लोग हैं वो आदमी उनके पास मेमोरीज़ हैं, उनके पास जो हैं वह अपने बहुत पुरानी चीज़ें जो हैं वहाँ पे स्टोरीज़ उनके पास हैं। तो प्रॉब्लम इस चीज़ का होता है कि ये सारी चीज़ें उनके पास मतलब जो ओल्ड एज हैं उनकी पोटेंशियलिटी को क्या हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, पहला। और दूसरा कि जो उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। अब जब हम इन दोनों को क्लब करते हैं तब हमारे पास जब आंसर आते हैं तब वो आंसर अलग तरीके का होगा। तो रैंडम अगर आप जो है केवल आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपके आंसर उतने रियलिस्टिक, उतने वर्थ वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐड थोड़ा ऑन करूं सा। थोड़ा सा हाँ हाँ। मैं ऐड ऑन करूं। हम्म मैं ये कह रहा था कि जैसे मेट्रोपॉलिटन का एक फेज है जो हाई बिल्डिंग्स में है,
वो मतलब एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज वाला प्रेशर है, दूसरा की जो फैमिलीज हैं भी, वहां भी फैमिलीज में वो कोऑपरेशन नहीं है, वो इमोशनल कांटेक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। और एक एक पक्ष और ये है कि वो जो स्लम एरियाज हैं, एज पर द पॉपुलेशन डेटा 5% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द स्लम एरियाज, राइट। तो क्या है कि जो 5% लोग वहां हैं, तो उनके साथ जो वायलेंस है, उनके साथ जो खतरे हैं, हेल्थ समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, ये तमाम तरीके की चीजें लगातार बढ़ती हैं। और फिर एक पक्ष जो इसका और निकल के आता है वो ये है कि महिलाओं की जो जीविका मतलब जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। तो बहुत चांसेस है कि इसका रेशियो 1033 है, तो बहुत संभावना है कि महिला विधवा हो जाए, मतलब उस उम्र तक आते आते। तो महिलाओं को एक्स्ट्रा जो वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी उनकी बनी होती है वो और ज्यादा फेस करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू मेल। उनके जो लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी कम है, तो उनको उनके जो रिच सर्विसेज है वो भी घट जाती है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। फिर तमाम तरह की चीजें यहाँ एक पक्ष आता है। और दूसरा पक्ष ये था कि पॉलिसी के लेवल पे, जैसे पॉलिसी के लेवल पे जो हम असिस्टेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे पेंशन दे रहे हैं, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ पहले तो पेंशन की प्रॉब्लम है, फिर पेंशन जो हम दे भी रहे हैं वो बेहद कम है, और जो दे भी रहे हैं जो कम भी है उसकी भी पहुंच सब तक नहीं है। तो पॉलिसी के लेवल पे बहुत सारे लैक्यूनेज है, इसमें एक्सक्लूजनरी एरर है, इंक्लूसिव एरर है, तो इस लेवल पे भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो व्हाट वी नीड कि हम एक नई पॉलिसी बनाएं और उसको इवेल्युएट करें कायदे से। और हाँ पॉपुलेशन डेटा, वी डोंट हैव द पॉपुलेशन डेटा येट। ये 8% का जो डेटा ये 2011 का डेटा है ना, 2025 आ गया और अभी 15 साल से हमारे पास कोई नया डेटा नहीं। तो ये भी एक टास्क है कि अभी एजेड लोगों के क्या चैलेंजेस है। और इन अपकमिंग फ्यूचर जब 2050 में कहा जा रहा है कि शहरों की आबादी बढ़ के 40% पहुंचेगी, तब ये डेटा कहाँ पहुंचेगा। और शहरों से भी जो माइग्रेशन देखा जा रहा है दुनिया के और देशों में, वो वहां भी एक जो एलिनेशन है कि कोई पता चला फ्लैट में 4 दिन से मर के पड़ा हुआ है लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो व्हाट वी नीड कि सोशल सिक्योरिटी का भी एक बढ़िया ढांचा क्रिएट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के देखिए, ये तो बहुत सबसे इजी टॉपिक में से एक टॉपिक था, और मोर और लेस सबके पास पॉइंट थे। जो यहाँ आज मेरा डिस्कशन का पर्पज़ है वो ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक ऐसा आ गया कि जहाँ पर आपके पास कंटेंट जो है कम या ज़्यादा जैसे भी हो, लेकिन आप अगर जल्दबाजी में वहाँ पर आप आंसर लिख के आएंगे तो आप बहुत से डायमेंशन, अच्छे डायमेंशन को टच नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम लोगों का डिस्कशन का कंक्लूज़न है वो ये है कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग पे काम करना है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है निबंध में कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को स्ट्रक्चर्ड वे में आप वहाँ पर उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमने कहा मेट्रोपॉलिटन और ओल्ड एज, तो आप मेट्रोपॉलिटन के फीचर और उसके जो चैलेंजेस, जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर अपने दिमाग में रखिए। ओल्ड एज का फीचर क्या होता है, कौन होता है ओल्ड एज, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें कौन शामिल है कौन नहीं है, अपर क्लास के ओल्ड एज, लोअर क्लास के मेल ओल्ड एज के जो लोग हैं, फीमेल जो हैं, उस तरीके से बाइफरगेट करते हुए अलग अलग रिलीजन में, मतलब जितने डायमेंशंस आप बाइफरगेट करेंगे, जितना आप सोच पाएंगे, तब जब आप उसको आपस में क्लब करके सोचने की कोशिश करेंगे तब आंसर आएगा। और ब्रेन स्टॉर्मिंग मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, बहुत ज़्यादा है 5 मिनट। ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर 5 मिनट में अच्छा हो गया तो आपके आंसर को डायरेक्शन मिलेगा, नहीं तो ये जैसे आप बता रहे हैं ये कई बार डायरेक्शन लेस होगा, कभी कोई पॉइंट आ जाएगा, कभी कोई पॉइंट आ जाएगा, कभी कोई पॉइंट आएगा। जैसे जैसे आप रिकॉल करेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स आएंगे, और जो फ्लो पूरा इन ऐसे का होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब मेरा मानना है कि अभी 2-3 दिनों तक इसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग पे केवल हम लोगों को काम करना चाहिए, तब हम लोग और चीज़ों पे, लैंग्वेज पे और चीज़ों पे काम करेंगे। मतलब अगर हम कोशिश करें तो अगले 3-4 दिनों में अगर इसी तरीके से डिस्कस करें तो ऐसे पे एक कमांड सभी लोगों का बन सकता है। तो आज ये 3 टॉपिक हमने लिए हैं, कल 3 टॉपिक और हमें लेना है। जो अगले 3 टॉपिक हैं वो अभी हम ग्रुप में आपको डाल दे रहे हैं, तो एक तो उस पर आप लोग अपना अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कीजिए। वो जो हम 3 टॉपिक डालेंगे वो आप अपने लिए घर के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, और कल जो 3 टॉपिक लेंगे वो नया टॉपिक वहाँ पर लेंगे।
और उसमें कोशिश रहेगा कि आप लोग ही वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मैं अधिक से अधिक लोग उसमें अपने अपने पॉइंट्स लें, बाकी लोग सुनने से बहुत से लोग कई बार बोर होने लगते हैं कि वहाँ पर ये लगने लगता है कि अरे ये सब तो हमको मालूम है, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है दूसरों को सुनने से उसको कहीं न कहीं वो मतलब इंस्टिगेट होता है, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा एक फोर्स मिलता है। तो ये सब कलेक्टिव हमने कहा जैसा एफर्ट है। तो कल अब इसके आगे हम काम करेंगे, कल 3 और टॉपिक लेके, और वहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ही केवल काम करेंगे कि मतलब सोचना हम लोगों का डायरेक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो। और 3 टॉपिक अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, उस पर हर कोई अपने अपने तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करे। अभी एक एक चीज़ पर हमें लोगों को कंप्लीट करना है, ऐसे पहले कंप्लीट कर ले, फिर पेपर 4 पे हम लोग जो है आ जाएंगे। जो भी टॉपिक जिसको लगे, पेपर 5 पेपर 6 जो भी लगेगा कि जहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम उस टॉपिक को, लेकिन करना तो सब है, तो एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर काम करें। ऐसे एक बार हो जाए तब इसके बाद जीएस की तरफ मूव करते हैं। और कोई भी घबराए ना कि बहुत टाइम निकल गया या टाइम बहुत कम बचा है। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर चलिए, और ये जो आधे घंटे का हमने कहा गूगल मीट है, इसका पर्पज़ ही अलग है। ये आपको सोचने के लिए, आपको कुछ नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं गाइड करेगा, और इससे इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब आगे कल मिलते हैं।